चेक करो लास्ट चल पड़ी, चेक करो। ऑलराइट, तो अब तक बच्चे हम लोगों ने क्या आपको यहाँ तक ओके। तो बच्चे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अपना यूनिट 1 हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, पोटेंशियल, ये सारा हो चुका है। और सारे लेक्चर बच्चे YouTube पे अवेलेबल है, रिकॉर्ड भी कर दिए हैं। जिसको जो लेक्चर चाहिए होगा वो रिपीटेशन या उसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है। ओके, पर उसके लिए वो वीडियो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। वो वीडियोस खाली उनको मिलेंगी बच्चे जो मुझे रिक्वेस्ट करेगा, उसको मिलनी है। अगर आप मेरे चैनल पे जाके YouTube पे सर्च करोगे आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि तो उसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इट इज ओनली अवेलेबल फॉर यू पीपल, ठीक है। और अब आपकी मर्जी, आपका दिल नहीं माना कि तुम लोग उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते, तो किसी को फॉरवर्ड नहीं करते, वो सिर्फ आपके पर्पस के लिए है ना। नहीं तो उसको भी वही बेनिफिट मिलना जो तुमको मिल रहा है, और तुम लोग पे कर रहे हो तुमको तब बेनिफिट मिल रहा है, और किसी को बिना पे किए मिल जाना है ना। बाद में मैं पब्लिकली उसको अलाउ कर दूंगा, बड़ा नहीं, इस साल के कम से कम नहीं। यस, तो बच्चे हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, और यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चे, आज से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। क्या पढ़ा आज से पहले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? चार्ज जो था हमारा किस पे था? एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे था तो बच्चे क्या क्या स्टडी किया हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स स्टडी करी, दो चार्जेस के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो भी पता लगाई, या सिंगल चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी पता लगाई, ठीक है। और बहुत सारे फिनोमेना स्टडी किया, लाइक पोटेंशियल हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वेक्टर निकालना सीखा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सीखी, राइट, कैपेसिटर्स के बारे में सीखा, और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में सीखा। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था बच्चे, जहां पे चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं है, एट रेस्ट है। चार्ज पार्टिकल किस पे है? एट रेस्ट है। बट अब हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब हुआ चार्ज इन मूविंग स्टेट मोशन। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है ना एक छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करता है तो पहली बात वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पांसिबल होगा, दूसरी बात चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो मैग्नेटिज्म के लिए भी रिस्पांसिबल होगा, और ऐसा प्रूव हो चुका है। आपने सुना होगा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके अगल बगल अगर हम लोग एक कंपास लेकर आते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन आती है। कंपास समझते हो आप लोग? क्लास 10 में हम लोग एक ऐसे एचसी ओस्टेड करके एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, एचसी ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग एक वायर लेते थे, उसमें करंट पास कराते थे, और यहाँ पे एक कंपास रखते थे बच्चे, और उस कंपास के अंदर क्या आती थी? डिफ्लेक्शन आती थी। तो डिफ्लेक्शन क्यों आती थी? बिकॉज इस वायर में जो करंट फ्लो हुआ, उस करंट के फ्लो होने से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी इसके अगल बगल, वायर के अगल बगल, यानी करंट इज रिस्पांसिबल फॉर मैग्नेटिज्म। अब करंट है क्या चीज? करंट का मतलब हुआ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लास 10 में हम लोग पढ़ के आए हैं करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी डिटेल में हम लोग समझेंगे करंट है क्या चीज डिटेल में, बट अभी फिलहाल इतना आपको पता है करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है। ओके, तो फ्लो ऑफ चार्जेस अगर होंगे बच्चे तो मैग्नेटिज्म बन रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पांसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पांसिबल है। बहुत देर तक ऐसा समझा जाता रहा, इसका कोई प्रूफ नहीं था। 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये शायद और पहले की बात है, इसका प्रूफ नहीं था कोई। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट आगे आते गए
तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा होती है। फिर लेटर ऑन माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट हुआ, सुना होगा आपने, जिसने थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये बताया गया कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म से वापस इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटरकनेक्टेड प्रोवाइडेड देयर आर सम सेट ऑफ कंडीशंस। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे बच्चे आगे चैप्टर समझाएंगे। आगे इसके बाद यूनिट 3 आना हमारा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यूनिट 4 आना आपके पास में एसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो पहली बुक है तुम्हारी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। द वेरी फर्स्ट बुक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ईडी। इसको ईडी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको ईएस बोलते हैं। जब आप इंजीनियर से किसी बात करते हैं, किसी इंजीनियर से या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं तो बोलते हैं यार इसी की बुक दे दे या ईडी की बुक दे दे या ईएस की बुक दे दे, तो वो शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। जैसे सीएससी होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, समझ रहे हो बात को? ऐसे ही ईडी ईएस हम लोग ऐसे बात करते हैं हायर लेवल पे जाके। तो ईडी मतलब एक छोटा सा वर्ड है लेकिन असल में बहुत वास्ट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बहुत डिटेल में आता है। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर है। यूनिट नंबर 2 आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना, जब चार्ज पार्टिकल इन मोशन होगा, मोशन बच्चे दो तरह से हो सकता है। एक मोशन हो सकता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, एक मोशन जिसमें वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट हो जाए, और एक मोशन होता है बच्चे जिसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाए, इधर स्पीड अप और स्पीड डाउन, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि यहां बड़ा एक्सेलरेशन 0 और यहां एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। दो केसेस बनते हैं भाई, जब कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसकी दो ही संभावनाएं बनेगी। एक संभावना यह बनेगी कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, या दूसरी संभावना बनेगी कि वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0। ऐसा मानते हैं? मानते हैं, जानते हैं? जानते। मानते तो यार अनपढ़ थोड़ी ना हम लोग, अभी 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं। मानना क्या होता है कि मैंने आपको बोल दिया आप मान ले रहे हो, है ना? जैसे हमारे हिंदुस्तान में बाबा वगैरह होते हैं तो तेरे साथ ऐसा होगा, है ना? तो आप क्या करते हो, हाँ बाबा जी मान लिया मैंने, ऐसा होगा, तो मैं ये कर्म करूंगा, है ना, ताकि मेरे साथ ऐसा ना हो, है ना? हमारे डर का फायदा हो जाता है बेसिकली बहुत लोग। anyway, तो आप जानते हो उसके बारे में, जब वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है? कोई डाउट है? एक्सेलरेशन 0, आई टेक माय वर्ड्स बैक। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है? इतना पता ही होगा यार, गलती से एक बार मुंह से निकल जाता है। ओके, तो इसमें दो चीजें आती हैं बच्चे जो मैंने आपको बता दी। अब अगर ऐसा हो रहा है वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सेलरेशन 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसके लिए मैं सिंबल वैसे आई यूज कर सकता हूं बट अभी करूंगा नहीं। इलेक्ट्रिक करंट पहली बात, दूसरी चीज मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म, और तीसरा आ गया आपके पास एनर्जी। क्या आ गया? एनर्जी आ गया। यानी जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो वो खाली करंट बनाएगा और मैग्नेटिज्म बनाएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वो तीन चीजें बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, साथ में मैग्नेटिज्म भी बनाएगा, और साथ में इन दोनों के साथ एनर्जी भी रेडिएट करनी शुरू करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे क्या बनती है? इससे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सुना है इसके बारे में? 11th में सुना होगा वो स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हाँ, जिसके अंदर वो पढ़ते हैं ना लेमर, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल रेडिएशन,
माइक्रोवेव, रेडियो वेव पढ़ते हैं। जी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हाँ, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और साथ में एनर्जी भी होती है। ये डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे आगे चैप्टर के अंदर। अभी हमारा मेन फोकस है, खाली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है, अभी मेन फोकस हमारा किस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे होगा, इसके ऊपर मेन फोकस इस पे होगा। लेकिन ये पूरा एक इंट्रोडक्शन है, ये क्या है, पूरा एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो चार पार्टिकल बच्चे मोशन में होगा तो ये कुछ चेंज हो रहा होगा, और अगर रेस्ट पे है तो ये सब नहीं हो रहा होगा। अगर चार पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिज्म नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो मूव किया, और मूव करने में दो कंडीशनें आएगी, एक्सेलरेट कर रहा है या नॉन एक्सेलरेटिंग स्टेट में, तो ये चीजें होती है। ऐसा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। उसके बाद ये थ्योरीज बनी, पहले एक्सपेरिमेंट हुए फिर थ्योरीज बनी है। पता है आपको, दो तरह की आगे फिजिक्स होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और एक होती है थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और लॉस को डिफाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से, और जो थ्योरेटिकल वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है उसको क्लब करके प्रॉपर सुंदर उसको छापते हैं। ओके, तो ये भी एक अपने आप में कला है, टेक्निकलिटी है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं बच्चे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पहला पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहला डेफिनेशन आता है बच्चे, हेडिंग बना लो, करंट। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक 1, करंट। अब आपको करंट लगाने वाले हैं, तो आपका स्वागत है। कितना बोला करंट 440 वोल्ट, आपको शून्य कर देंगे पूरी तरह से, सर खून ही सूख जाएगा। चलो यस, तो बच्चे पहला टॉपिक है हमारा करंट। अच्छा, इसको कुछ लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट या करंट क्या है बच्चे, सेम चीज है, सेम चीज, वन एंड सेम थिंग। यस, नहीं तो यार इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge, and it is denoted by letter I. I से इसको डिनोट करेंगे, and SI unit is एम्पियर। इसका SI यूनिट क्या होगा, एम्पियर, कैपिटल ए में लिखते हैं, और it may be written as coulomb per second, coulomb per second। बच्चे छोटी क्लासेस में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, I is equal to charge upon time, छोटी क्लास में। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा हम बड़ी क्लास में हो गए, थोड़ा नहीं बहुत बड़ी क्लास में हो गए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, मतलब वही रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। देखो, अब अगर आपसे कोई कहे कि मेटल्स को डिफाइन करो, हाउ डू वी डिफाइन मेटल्स इन फिजिक्स? मेटल्स क्या होते हैं फिजिक्स में? आप नहीं, वैसे आपसे पूछूं इसके बारे में। ये मेरे पास में एक वायर है, मान लो कॉपर वायर है, ओके, हाउ डू वी डिफाइन कॉपर या हाउ डू वी डिफाइन मेटल इन जनरल? सर एनीथिंग दैट फ्लोज इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, नहीं जनरल करंट, जो करंट का फ्लो होने दे, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल का मतलब होता है जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फिजिक्स की भाषा में समझना है इसको, जिनके पास क्या हो, बहुत सारे, a lot of free electrons, उनको मेटल्स कहा गया है फिजिक्स में। We do not want to introduce chemistry here, वो अलग चीजें हैं कि यूज जल्दी करता है बाद में करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। मेटल्स हैव lot of free electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो? यस सर, मतलब कि जिनके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत वीक है, जनरली दे आर फ्री, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। ओके, अब ये कॉपर की बच्चे एक वायर है, जैसे कॉपर की वायर देख रहे हो आप, कोई वायर नहीं है, गुड सर, इनके अंदर है, इनके अंदर कॉपर की वायर है,
ओके, बजट बजट बढ़ा के सारा फिट करा दिया बच्चे से, तो तारें जरूरी पड़ी थी, अब पता ही है आपको। प्रैक्टिकल हो जाता तो ये इसके अंदर बच्चे वायर्स है, तो वायर जो होगी बच्चे ऊपर इंसुलेशन होती है, ये इंसुलेशन है, और इसके अंदर कॉपर की तारें होती है पतली पतली, उनमें करंट फ्लो होता है। अब आपको इतनी चीज पता होगी, ये जो वायर है, एक वायर, एक पीस ऑफ वायर है, और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? नियर अबाउट 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेटली। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। किसी बुक में इसको 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर पे लिखा हो सकता है। तो ये थोड़ा रेंज होता है बच्चे, ऐसे रेंज होती है, 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ये रेंज है, इसके आसपास कहीं पे लाई करती है। तो ये एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं है, बट इनके आसपास रहती है। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे नंबर डेंसिटी इज वेरी हाई, नंबर डेंसिटी इज वेरी, बोलो, नंबर डेंसिटी बहुत हाई है। मतलब कि ये जो वायर आपको दिख रही है, इसके क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पैक्ड हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पैक्ड हैं, मतलब कि एकदम बिल्कुल भयंकर तरीके से अंदर टाइटली पैक्ड है, उनको हिलने डुलने का समय नहीं है, वो हिल डुल नहीं सकते, टाइटली पैक्ड है। सच बात है। मतलब ये, अब मुझे ये बताओ कि क्या इनके पास रैंडम वेलोसिटीज होंगी? क्या इनके पास रैंडम वेलोसिटीज होंगी इस समय? होंगी। तो एट रूम टेम्परेचर they have thermal velocities, yes or no? कोई भी यहाँ पे आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो यहाँ पे एयर के अंदर पार्टिकल्स होंगे बच्चे, दे विल बी रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। तो रैंडमली वो क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज़ दे हैव थर्मल काइनेटिक एनर्जीज, उनके पास तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है। वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उनको उतनी काइनेटिक एनर्जी मिलनी ही मिलनी है। और कितनी होती है थर्मल काइनेटिक एनर्जी? 3/2 kT। याद करो, आपको ये सिखाया था मैंने यूनिट 7 यूनिट 8 काइनेटिक थ्योरी बेसिस में। दिस इज द एनर्जी associated per molecule या per atom of the gas at room temperature, where K is called Boltzmann constant। कहता है। और जब आप एब्सोल्यूट जीरो डिफाइन करते हो तो एब्सोल्यूट जीरो में क्या होता है? T जीरो करते हो तो एनर्जी बिकम्स जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो वो टेंपरेचर कहा गया है जिस पे मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। समझ बात को? तो एब्सोल्यूट जीरो पे तो हम देखते नहीं। अभी जो तारे हैं इनमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट जीरो पे तो नहीं है ना। मतलब कि इनमें अगर अभी चलो आपने इनको बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया हुआ है या मेन लाइन से कनेक्टेड है, बट अगर आप मार्केट से तार खरीद के लाए और उसको कहीं सर्किट में जोड़ा नहीं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का मोशन चल रहा है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन चल रहा है तो हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? करंट होता है। तो अगर आप उस तार को अगर छूते हैं तो क्या हमें करंट लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, नो डाउट करंट ये बना रहा है, इसका करंट इधर बन रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरफ चल रहा है तो करंट इधर बन रहा होगा, इसके ऑपोजिट बनता है। ये बताऊंगा मैं आपको ये क्या चीज है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिधर भागता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। ये आपने क्लास 10 में जरूर सुना होगा, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। जैसे कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, ओके, और आपने ऐसे बैटरी वगैरह जोड़ दिया, बैटरी समझते हो? ये बैटरी है, दिस इज कॉल्ड, किसका सिंबल होता है? बैटरी। अब यार ये तो 10th में सुना होगा, दिस इज कॉल्ड बैटरी, दिस इज कॉल्ड सेल, है ना? इसको बोलते हैं प्लस टर्मिनल, इसको बोलते हैं माइनस टर्मिनल। लंबी वाली टर्मिनल प्लस, छोटी वाली टर्मिनल माइनस। क्या होगा यहाँ पे? करंट ऐसे जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, ये जाएगा करंट। लेकिन इसके अंदर अगर ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसके अंदर कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे प्लस पोटेंशियल की तरफ? यानी कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस की तरफ चालू कर देंगे मूव करना। लेकिन हमारी जो करंट की डायरेक्शन है, करंट हमारा प्लस से माइनस जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं।
बट पहले ये बात बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? बिल्कुल मूव कर रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन रैंडमाइज्ड हैं। एट रूम टेम्परेचर दे हैव थर्मल वेलोसिटीज, और ये थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है? 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड से लेकर के 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। सच अ हाई स्पीड। but these are randomized. These are randomized. So net effect is zero. Net effect zero हो जाता है। आगे कंसेप्ट, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। नेट इफेक्ट जीरो हो गया, इसीलिए आप उस तार की टोटे को छूते हो तो आपको करंट नहीं लगता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि उसके अंदर चार्जेस का मोशन हो रहा है। भाई टेम्परेचर है तो मोशन तो हो रहा होगा, लेकिन हमें करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज नेट इफेक्ट ही जीरो है। अगर नेट इफेक्ट आएगा तभी करंट हमें लगेगा, तो नेट इफेक्ट आ जाए तो करंट लगना, नहीं तो नहीं लगेगा। ओके, तो करंट बनाने के लिए क्या करते हैं? इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का नेट इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी खड़ा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। हमारा कमरा एक कंडक्टर की तरह है, एंड यू पीपल आर लाइक इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यू पीपल आर लुकिंग एट मी, यानी यू पीपल आर इलेक्ट्रॉन एंड यू आर टुवर्ड्स मी, यू आर वाचिंग टुवर्ड्स मी, या यू आर स्टीयर्ड टुवर्ड्स मी। आप मेरी तरफ स्टीयर कर रहे हो, देख रहे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर चले जाता हूँ तो आप क्या करोगे? कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई किधर देख रहा है, रैंडमाइज हो गया, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। अभी नेट इफेक्ट मेरी तरफ है, आप लोगों का। समझने की कोशिश करो, मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ होंगे, मतलब सारे के सारे मेरी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, और अगर मैं नहीं हूं यहाँ पे तो सारे रैंडमाइज होंगे, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया। समझे? तो यहाँ पे बच्चे इसको सभी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में करने के लिए हमें चाहिए होगी एक बैटरी। हमें चाहिए होगी बैटरी। बैटरी इज अ व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल। अभी तुमको पोटेंशियल डिफरेंस तो पता लग रहा होगा, है ना? कई स्कूलों में ऐसे भी होते हैं कि वो बच्चों को पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ाते, पहले ही करंट पढ़ा देते हैं, पहले ही उसको बेचारे को मार देते हैं। जब उसको तुम बोलोगे यहाँ आगे वोल्टेज बैटरी की, तो वो तो बेचारा पहले मर जाएगा, पहले यार क्या बोल रहे हो आप, उसको थोड़ी पता लग रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, और वो जानबूझ के करते थे कि बच्चा घबराए, जब वो घबराएगा तो मेरी इज्जत करेगा। बट वो अंदर ही तुमको गाली नहीं पाता होता है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। यूनिट 1 यूनिट 2 मेरा रिकॉर्ड है, 9 यूनिट पढ़ाए, सीरियल ऑर्डर में पढ़ाए, एक भी आगे नहीं एक भी पीछे, क्योंकि बहुत लॉजिकली यूनिट्स को सेट किया जाता है कि पहला पढ़ेंगे तभी दूसरा अच्छे से आएगा, दूसरा करेंगे तब तीसरा और अच्छे से आएगा। तो एक सिस्टम बनाओ। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, अब बेटा देखिए, अब मैं ये इरेज कर देता हूँ। अब सपोज कर लो कि आपके पास में ना एक क्रॉस सेक्शन है ऐसे, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एक कंडक्टर। अब +2 लेवल की बात करते हैं, अभी तक 10th लेवल की बात नहीं हो रही। दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं कि इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है। अब मुझे बताओ, क्या एक चार्ज पार्टिकल जो होगा वो ऐसे जा रहा होगा? इस क्रॉस सेक्शन को चार्जेस ऐसे बेटा क्रॉस कर रहे होंगे, कर रहे होंगे ऐसा ना? यस। मान लेते हैं इन टाइम डेल्टा टी कुछ चार्जेस यहां से क्रॉस किए। कितने चार्जेस क्रॉस किए? मान लेते हैं डेल्टा क्यू चार्जेस यहां से क्रॉस किए। डेल्टा क्यू मतलब नंबर है, ओके? इतने चार्जेस इतने टाइम में क्रॉस किए, ओके? तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यहाँ पे, अब आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं है भाई, एक कंडक्टर है ये, इसमें एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब तुमको नहीं पता कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 15 निकले, 20 निकले, 40 निकले, 100 निकले, कितने निकले, यू डोंट नो। लेकिन इतना पता है कि चार्जेस यहां से यहां गए, कितने गए नहीं पता। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हैव क्रॉस दिस मच एरिया इन टाइम डेल्टा टी। तो हम क्या डिफाइन करते हैं ऐसे स्टेट में?
क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज करंट। जब आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का आइडिया ना हो तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। जैसे एक ट्रेन है दिल्ली से लंदन जाती नहीं लुधियाना आती है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो वेरिएबल स्पीड है। तो आपको नहीं पता कि वो पानीपत में कितनी स्पीड से चली या अंबाला में कितनी स्पीड से चली, नहीं पता आपको, लेकिन आपको इतना पता है कि यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस कितना है और आपको पास में टाइम पीरियड भी होगा कि भाई इतने टाइम में वो पहुंच गई यहाँ तक। तो आप क्या निकालते हो? एवरेज स्पीड निकाल सकते हो उसकी। तो ऐसे ही जब आपको प्रॉपर अंदाजा ना हो तो आप क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। एवरेज इज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट वी कैन हैव। क्लास 11 में यूनिट 1 में यही सिखाया गया है कि जब आपको क्लैरिटी ना हो, बहुत सारे रीडिंग आ जाए तो आप सबका एवरेज निकाल लेते हो और वो बेस्ट वैल्यू होती है। तो एवरेज आपको पता है कब देना है। तो बेटा ये एवरेज वैल्यू होगी। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे डेल्टा टी को, इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो हम क्या डिफाइन करते हैं? देन वी डिफाइन आई इंस्टेंटेनियस, क्या है? Yes, sir. 11th. And this would be equal to limit delta t approaching to 0, है ना? ये लिखते हैं और I एवरेज, एवरेज का ये कर देते हैं और इसको लिखते हैं I इंस्टेंटेनियस एंड इट would be equal to what? It would be dq by dt, यानी डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं जब टाइम इंटरवल छोटा कर दिया। अब मुझे ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक उसमें वेलोसिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां पे सब चीजें Velocity. यहाँ पे पास में आती है। Yes. तो यस, आपको पता लग गया बच्चे। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो बच्चे ये कब लगाना है? जब आपको बोले कि भाई फाइंड द वेलोसिटी, sorry, find the current at t is equal to 1 second, find the current at t is equal to 2 second, यानी at particular time की बात करें तो तब आपने ये फॉर्मूला लगाना डेरिवेटिव वाला। और अगर आपको बोले find the current between t is equal to 2 second and t is equal to 5 second, 2 से 5 के बीच में करंट निकालो, तो इंटरवल 2 और 5 का इंटरवल कितना हुआ? 3 का हुआ, 5 - 2 3 हो गया and it is not equal to 0। तो t डेल्टा t is not approaching to 0। अगर वो 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है then we could use I average। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ पे एक बात लिखो, यूनिट ऑफ करंट मैंने लिख दिया आपको। क्या करंट का यूनिट है भाई? करंट का यूनिट क्या है भाई? एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर कौन था? सर एक साइंटिस्ट है एम्पियर एक बाबा जी थे। एम्पियर वो साइंटिस्ट हमारे लिए बाबा जी हैं, पर बाबा है ना? उसका नाम था हेनरी एम्पियर। हेनरी एम्पियर था और वोल्ट अलेक्जेंड्रा वोल्ट था। सुना होगा आपने 9th 10th में, 10th में सुना होगा। तो इनके नाम के ऊपर ही बच्चे इनका यूनिट वगैरह पड़ा। तो अगर आपसे बोले कि भाई डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ये बोलते हैं कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं करंट इज 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? करंट इज 1 एम्पियर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब फिर एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन चल रहा है, ये नोट कर हैं। ऑनलाइन से ज्यादा क्लियर हो रहा है। बट ऑनलाइन में कुछ नहीं है, ऑनलाइन तो बेकार चीज है। ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता। जो टीचिंग होती है, ये जो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस होता है, इसमें आई कांटेक्ट का बहुत रोल होता है। तो आपकी आई मेरी ऐसे कांटेक्ट में आ रही है तो मुझे पता लग रहा है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनकी आई क्या पता लग रहा है? पता नहीं ये लोग कहाँ बैठे बैठे होंगे, सो रहे होंगे या पकौड़े खा रहे होंगे, ये नेवर नो ना। ठीक है, और रियलिटी भी यही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जैसे हैं, तो सबका यही हाल है। तो यस, बाकी जो सीरियसली पढ़ रहे बच्चे उनके लिए नहीं। ऑलराइट, तो आपको ये चीज पता लग गई है। अब बेटा एक होता है अपने बात में कन्वेंशनल करंट। क्या होता है? कन्वेंशनल करंट। न्यूमेरिकल बात में देता हूं आपको, पहले कन्वेंशनल करंट समझते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? बेटा कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है, कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है जो एक कन्वेंशन चली आ रही हो। कन्वेंशन समझते हो आप? जैसे एक ट्रेडिशन होता है,
है ना। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ट्रेडिशन होता है, क्या ट्रेडिशन होता है कि दिवाली बनानी है, हैं? दिवाली मनानी है, सही है। और दिवाली बनानी है तो कैसे बनानी, क्यों मनानी है? क्योंकि क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भगवान राम जी घर आए थे, अयोध्या आए थे वापस, है ना। तो उस वो ट्रेंड बना वहां से, तो लोगों ने उसको शुरू कर दिया और वहां पे खाली दिए जलाए गए थे। अब लोगों ने आज क्या कर दिया, पटाखे, यानी पहले अगर आप 1000 साल पहले जाओ तो ट्रेंड था, यानी कन्वेंशन थी कि दिए जलाने। आज की डेट में ट्रेंड है कि आतिशबाजी जलानी है, अनार जलाना है और पता नहीं क्या कुछ होता है, तो दड़ी भी फोड़ दे, पता नहीं क्या कुछ है, आई डोंट नो। मतलब ट्रेंड समझो आप बात। पुराने जमाने में होली खेलते थे तो होली जो होती थी बच्चे वो सिंपल रंगों से खेलते थे। आजकल हाँ, आजकल ट्रेंड ही और है। आजकल ग्रीस लगा दो किसी रंगों में, आजकल वो एग वाली चलती है, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, मतलब समझ नहीं आती चीजें। मतलब लेकिन फिजिक्स में कन्वेंशन चेंज नहीं हुई। हर फेस्टिवल की कन्वेंशन टाइम के साथ बदलती जा रही है, बट फिजिक्स में कन्वेंशन चेंज फिजिक्स में कन्वेंशन चेंज नहीं हुई। यानी कन्वेंशनल करंट जो होता है इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस from positive terminal of battery to negative of battery। यानी ऐसे, अगर ये बैटरी है, अगर बेटा ये बैटरी है मान लेते हैं, ओके, और यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे, तो ये प्लस और ये माइनस, तो बेटा जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ऐसे फ्लो कर रहे हैं, दीज आर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, प्लस से माइनस की तरफ। इसको कन्वेंशनल करंट कहा गया। ऑन दी अदर हैंड साइड एक होता है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या लेते हैं, we take flow of electrons, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा बच्चे, from माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, इसके ऑपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या जो बैटरी है, क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है नहीं सर, वो या इलेक्ट्रॉन को चलाती रहती है? चलाती रहती है। बैटरी नेवर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन, याद रखना बात को। बैटरी डज नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, बट जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मौजूद है उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस देती है। बैटरी क्या करती है, बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखिए बेटा, एक वायर है, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है, इस वजह से वो फ्लो नहीं, मतलब उनका नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है। लेकिन जैसे तुमने एक बैटरी जोड़ दी तो क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट हो गए। यानी इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे बच्चे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो जाएगा। भाई प्लस है ना ये, मतलब ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव साइड। सिंपल कंसेप्ट है, ओके। तो बच्चे हमारी फिजिक्स में जब भी हम करंट की बात करेंगे तो हमारा करंट कौन सा चल रहा होगा, कन्वेंशनल करंट चल रहा होगा। कौन सा करंट चल रहा होगा, कन्वेंशनल करंट चल रहा होगा। व्हाई डू वी टेक कन्वेंशनल करंट एज अ मेन करंट, क्योंकि सर वो देखिए आप अगर घर में मोबाइल जो रिमोट होता है, रिमोट में अगर आप सेल डालते हैं तो सेल की एक पोलैरिटी होती है, प्लस होता है और एक माइनस होता है। आप सेल को मतलब उसी तरीके से डालते हैं जैसा कि उसमें इंडिकेशन दिया हुआ है, रिमोट में इंडिकेशन दिया होगा, प्लस टर्मिनल लिखा होगा और एक माइनस लिखा होगा। अगर आप प्लस को प्लस पे जोड़ेंगे और माइनस को माइनस पे जोड़ेंगे तभी आपका रिमोट काम करेगा। अगर आपने गलती से भी माइनस को प्लस पे कर दिया, प्लस को माइनस पे कर दिया, तो आपका रिमोट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो तभी होगा अगर आप फिक्स पोलैरिटीज के साथ में बैटरी को इंसर्ट करते हैं, यानी प्लस को प्लस पे रखते हैं और माइनस को माइनस पे रखते हैं।
सर्किट तभी पूरा होगा, क्योंकि जितने भी हमारी अप्लायंसेस हैं दे वर्क ऑन द Circuits. दे वर्क ऑन द Conventional current. conventional current. Conventional current always flows from positive to Negative. always. असल में जो कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है ना, ये अब आप बोलोगे सर क्या दो करंट होते हैं? करंट एक ही है। हमने अपने लेवल पे अज्यूम किया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा। आपने क्या केमिस्ट्री में वो पढ़े इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नल्स? कर्नल सुना है आपने केमिस्ट्री में? पॉजिटिव कर्नल्स बोलते हैं। वो पॉजिटिव कर्नल्स होंगे बच्चे, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, है ना? नहीं सुना तो बच्चे एक बार जरूर देखना इसको, केमिस्ट्री में आती है इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके, जितने हमारे अप्लायंसेस हैं बच्चे दे वर्क अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल करंट। असल में जब बच्चे एक्सपेरिमेंट किया गया, जब कन्वेंशन बन रही थी, यानी कि बहुत सालों पहले 100-200 साल पहले, शायद उससे भी पहले, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट लोगों ने। उन्होंने एक क्या लिया बच्चे, एमीटर लिया, ऐसे ये एमीटर है, एमीटर की ये सुई है और ये 0 पे है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे। ओके, और जब इन्होंने यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट किया, ये बैटरी है, ओके, इस तरह से कनेक्ट किया इसको, ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल था और ये एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल था। जब उन्होंने बैटरी को कनेक्ट किया, देन दे फाउंड दैट कि जो एमीटर की नीडल है वो ऐसे गई लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसा उन्होंने देखा। कन्वेंशन है, उन्होंने ऐसा देखा कि भाई अगर हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो एमीटर की नीडल उस तरफ गई, यानी प्लस से माइनस की तरफ गई। तो हमने ये बनाया कि यार जिस तरफ एमीटर की सुई जा रही है, एमीटर क्या रीड करता है? एमीटर रीड्स करंट। तो मतलब कि एमीटर की अगर नीडल लेफ्ट से राइट गई है तो करंट भी लेफ्ट से राइट गया। तो उस समय ये कन्वेंशन बनाई गई और वही आज चलती आ रही है। अगर हमने यहाँ पर टर्मिनल चेंज कर दिए, प्लस इधर माइनस इधर, तो एमीटर की सुई राइट से लेफ्ट आएगी। मतलब अगर हमने टर्मिनल चेंज कर दिए तो टर्मिनल चेंज करने में देखा गया कि सुई जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो नीडल थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितने अप्लायंसेस हैं, जितनी मशीनरीज हैं, दे ऑल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। However, electron moves from negative to positive. Remember one thing, जितने भी negative charges होते हैं, they all move from low potential to high potential. Negative को हम क्या बोलते हैं? Negative is called, इसको हम LP बोलते हैं, low potential, और इसको हम बोलते हैं HP, high potential. Electron from low to high potential, याद रखना इस बात को। इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चे को लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाएगा, और वहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बेसिक सी बात है। ओके बच्चे, क्या बता, तो कन्वेंशन का मतलब जो ट्रेंड बन गया, तो ट्रेंड ये बना था जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि यार जो सुई जो है, जिस तरफ सुई जा रही है एमीटर की, वही हमारी करंट की डायरेक्शन है, वही हमारी करंट की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ा, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहा गया। और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, और फिर कल हम लोग करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो यस, क्वेश्चन है कि चार्ज जो है वो आपको दे दिया जाता है बच्चे। लेट अस सपोज charge in a conductor is given as 2t square plus 2t plus 6 coulomb। ठीक है, आपको चार्ज दिया जा रहा है। चार्ज जो है क्या है, यहाँ पे टाइम का फंक्शन है। ओके, अब ये चार्ज है 2t square plus 2t plus 6। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि फाइंड I instantaneous at t is equal to 2 seconds, number 1. Number 2, find I average between t is equal to 2 seconds
एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये सवाल है। तो सबसे पहला मुझे पार्ट दे दो, I इंस्टेंटेनियस में निकालना है। तो आपको पता है बच्चे इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलेगा? I इंस्टेंटेनियस वुड बी इक्वल टू व्हाट? dq by dt। डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों? इसका डेरिवेटिव सीधा कर दो यार। अब तुम लोग सारे प्लस 2 से बच्चों 40 plus 40 प्लस 2 उसका 0 बन जाएगा। हाँ तो I इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड हमारा कितना आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी I instantaneous would be equal to what? 4 into 2 plus 2 कितना बना? 10 It would be equal to 4 to the 8 plus 2 यानी कि 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। कब से अपना गेट लो करते हैं? कब से गेट लो होना चाहिए? Movement is not obvious at all। I इंसिडेंस कितना हो जाएगा मुझे? 10 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? उसके बाद क्या निकालना हमें निकालना एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कैसे निकलेगा? आप t इज इक्वल टू 2 सेकंड में देखो पहले निकालो। सर 2 seconds बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है? I एवरेज वुड बी इक्वल टू डेल्टा q डिवाइड बाय डेल्टा t। ओके, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? Q2 कितना है? 4 सेकंड पे लिख रहे हैं ना हमने, 4 पे और फिर 2 पे, यानी कि Q at 4 minus Q at 2 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना? 4 minus 2 कर लेंगे, हो जाएगा। तो बच्चे Q4 की वैल्यू कितनी आएगी? जहां जहां पे t है वहां पे क्या कर दो? 4 कर दो। तो Q4 की वैल्यू कितनी आ गई? Q4 would be equal to 2 into 4 square plus 2 into 4 plus 6 कितना हो गया? ये 4 4 16 32 32 प्लस 8 प्लस 6 46 कूलम। और Q2 कितना आ जाना? 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 6 4 4 to the 8 प्लस 4 प्लस 6 12 कितना हो गया? 12 और 6 18 18 कूलम। तो सॉल्व करेंगे बच्चे, ये हो गया तुम्हारे पास 46 माइनस 18 डिवाइड बाय 2। क्या आंसर है? 14 हमारे पास आंसर आ गया ये 8 और सर 28 आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 14 एम्पियर आ जाएगा फॉर्मूला। 14 एम्पियर। ओके, क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है। ये आपका आज इंट्रोडक्शन हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके आगे बच्चे कल करेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, न्यूट्रल या ड्रिफ्ट स्पीड।